नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो दिल्ली की राजनीति में आज तब एक नया मोड़ आ गया जब आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी को एजेंट बता डाला। कुमार विश्वास ने किरण बेदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अन्ना आंदोलन के वक्त भी हमारे बीच कुछ ऐसे चेहरे थे जो चाहते थे कि बीजेपी पर ज्यादा हमले ना किए जाएं। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि आंदोलन के वक्त जब हम लोग अपनी मांगों के साथ तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से मिलने गए तब भी किरण बेदी ने वहां जाने से इनकार कर दिया था, जबकि पहले से उनका भी डेलीगेशन में जाना तय था। उधर बीजेपी कह रही है कि जब अरविंद केजरीवाल एंड टीम को यह बात पता थी कि किरण बेदी बीजेपी की एजेंट है तो उस वक्त यह खुलासा क्यों नहीं किया गया। अब जबकि बीजेपी ने दिल्ली में किरण बेदी को अपना चेहरा बना लिया है तो इस खुलासे का क्या मतलब। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी ने क्यों कहा कि किरण बेदी बीजेपी की एजेंट थी। सवाल यह भी, आम आदमी पार्टी ने बेदी की बीजेपी से नजदीकियों का खुलासा आज क्यों किया है। क्या किरण बेदी को सामने देखकर आम आदमी पार्टी डर गई है। चर्चा करेंगे तमाम सवालों पर, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जी हां, कई सवाल हैं और चर्चा से पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ आतिशी आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हैं, रागिनी नायक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में, और राकेश सिन्हा भी मौजूद होंगे, आरएसएस के आप विचारक हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और आतिशी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, अचानक आप लोगों को यह दिव्य ज्ञान कैसे मिला, कैसे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई कि किरण बेदी बीजेपी की एजेंट हैं इस वक्त जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी ने उन्हें अपना चेहरा बना लिया। देखिए अखिलेश जी, हम अन्ना आंदोलन के समय भी किरण जी से एक सवाल पूछते आए थे और हम आज भी किरण जी से वही सवाल पूछ रहे हैं। हम किरण जी से तब भी ये जानना चाहते थे कि क्या उन्हें भाजपा का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, क्या उन्हें भाजपा में येडियुरप्पा नहीं दिखते हैं जिनके बारे में संतोष हेगड़े ने सारे सबूत इकट्ठे किए थे और उन्हें जेल भेजा था। क्या उन्हें भाजपा में नितिन गडकरी नहीं दिखते जो अपने ड्राइवर को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देते हैं। तब भी हमारा किरण जी से यही सवाल था कि जब हम नहीं, तब तो आपने सार्वजनिक तौर पर आकर ये बातें नहीं कही कि बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है या उनकी एजेंट है, ये बातें कहती या फिर आप आंदोलन से अलग करती। अखिलेश जी, अन्ना मूवमेंट के समय तरह तरह के लोग आके भ्रष्टाचार के खिलाफ जुड़े थे। तब लोग अलग अलग विचारधाराओं से आए थे, अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ठीक है। उस समय ये स्पष्ट हुआ धीरे धीरे कि कुछ लोग सिर्फ कांग्रेस पर उंगली उठाना चाहते थे, लेकिन अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को लगता था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही भ्रष्ट हैं। कुछ लोगों में किरण बेदी में फर्क है। आतिशी, देखिए आप आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों में और किरण बेदी में फर्क है, क्योंकि जब भी वो तस्वीरें जनता के सामने आती है ना, अन्ना आंदोलन के वक्त की तस्वीर, आतिशी, मंच पर सबसे प्रमुखता के साथ अगर कुछ लोग नजर आते हैं तो उसमें अरविंद केजरीवाल तो होते हैं अन्ना के साथ, और किरण बेदी भी होती हैं। तिरंगा थामकर हमेशा वो वहां मंच पर तिरंगा हिलाते हुए हवा में दिखती थी, नजर आती थी। ऐसे में आप कुछ लोगों में उनकी गिनती नहीं कर सकती हैं। और जब वो बीजेपी की एजेंट थी तब तो जो कांग्रेस बात कहती थी, रागिनी एक मिनट मैं आता हूं, शाजिया आऊंगा आपके पास, लेकिन रागिनी ये बात तो आप लोग तब कहा करते थे। अखिलेश जी मुझे इसका जवाब देने दीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। अखिलेश जी मुझे इसका जवाब देने दीजिए। कोई भी आंदोलन अगर आप इतिहास में देखिए तो उसमें तरह तरह के लोग साथ आते हैं, तरह तरह के लोग जुड़ते हैं और वहां से एक विचारधारा निकल के आती है। अन्ना आंदोलन से ये निकल के आया कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए दोनों के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, लेकिन किरण बेदी नितिन गडकरी के खिलाफ किरण बेदी एजेंट थी, ये बात अब क्यों आप कह रही हैं? बड़ा सवाल ये है रागिनी, ये बात तो कांग्रेस उस वक्त भी कहा करती थी कि इन सब के पीछे आरएसएस है, बीजेपी है। आज भी देखिए, जो बातें काना फूसी और बंद कमरों की चर्चा के रूप में सिमट कर रह गई थी, उनका आज कहीं ना कहीं भांडा फोड़ हो गया है। शशि भूषण जी और कुमार विश्वास जी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा से यही बात कहती थी कि ये जिसे जन आंदोलन के रूप में दिखाया जा रहा है उसकी नींव असल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने रखी है। ये जो पत्थरबाजियां होती हैं, लाठियां भांजी जाती हैं, इनकी चेन सप्लाई कहां से आ रही है आज हमें पता चल ही गया। पर गौरतलब बात यह है कि दोनों के बयान अगर हम आपस में मिलाकर नहीं देखेंगे तो ये न्याय संगत नहीं होगा। जो आरोप कुमार विश्वास
किरण बेदी पर लगा रहे हैं वही आरोप शशि भूषण केजरीवाल पर लगा रहे हैं कि किरण बेदी कहती थी कि नर्म दिली रखो, नर्म रवैया रखो, येदियुरप्पा की भ्रष्ट सरकार के बारे में बात मत करो, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड में भाजपा की भ्रष्ट सरकार के बारे में बात न करो, और अरविंद केजरीवाल उसे मान लेते थे। अब हम इस बात पर भी गौर करें, एक मिनट, इस बात पर जरूर गौर करें कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद ये नारा दिया कि ऊपर मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। अपनी वेबसाइट पर मोदी जी का पोस्टर लगा के रखा उन्होंने। बार हमें ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति नर्म दिली और हम तो ये कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसीलिए दिल्ली की जनता सोच ले। मैं उधर आऊंगा, पहले मुझे जरा एजेंट पे बात करने दीजिए। आतिशी, आप ही की एक पुरानी सहयोगी साजिया इल्मी जो आपके साथ नहीं है, बीजेपी के चेहरे के तौर पर मेरे साथ मौजूद है, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। आतिशी, मैं आऊंगा आपके पास, आपकी बात आएगी, अपनी बात रखिएगा। अखिलेश, अपनी बात मुकम्मल तरीके से रखिएगा। मुझे बस एक चीज, चलिए 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए आप। हाँ, एक ही बात कहनी है मुझे, एक ही चीज कहनी है। रागिनी जी, याद रखिए कि नितिन गडकरी का खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया था। नितिन गडकरी और छगन भुजबल मुख्यमंत्री पद का लोभ अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी से दूर रखे। शाजिया से मेरा सवाल है, उसके अलावा कोई कारण नहीं है, कोई मतभेद नहीं है दोनों लोगों। ठीक है, आपकी बात हो गई। साजिया इल्मी जी, आपसे मेरा सवाल है, अगर किरण बेदी को अब बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो आपको भी कल को हो सकता है कह दिया जाए कि आप भी एजेंट थी। जी, कहने को तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन अभी मैं सुन रही थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, आप उनको मेरा पुराना सहयोगी कह रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जो प्रवक्ता बनी अभी घूम रही हैं, ये अन्ना हजारे आंदोलन में दिखी नहीं कभी। जब आम आदमी पार्टी बनी तभी आ गई, जोगेंद्र जी इनको लेकर आए थे। इनका अन्ना हजारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन किसी ने 2 साल इनको नहीं देखा, तो इनसे अपना मैं रोजाना थी और लोगों पूरी दुनिया ने मुझे देखा है। मुझे बोलने दीजिए, अगर आप नहीं चाहते मैं बोलूं तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, बोलिए, मुझे बोलने का वक्त दीजिए, मुझे बोलने का वक्त दीजिए। बहुत आप मैं सुन रही बातें बहुत देर तक, सुनिए। तो ये वहां पे थी नहीं, इनको पता लगा है, तो शायद पता नहीं किससे पता लगा, पता तो बहुत कुछ लगा है, लेकिन दुनिया ने तस्वीरें देखी हैं कौन वहां था कौन नहीं है, और सबने देखा है कि बड़े नए बहुत सारे प्रवक्ता आ गए, वो थे ही नहीं। कल एक चैनल में आशीष खेतान जी ने एक वॉलंटियर को इतना फटकारा है क्योंकि सिर्फ वो प्रवक्ता है, हालांकि उनका अन्ना हजारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। और मैं साफ करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की इस प्रवक्ता को कि आप नहीं बोल सकती उस आंदोलन के बारे में जिसमें आपने हिस्सेदारी भी नहीं दी। उसमें लोगों ने वैसे तो आप भी नहीं बोल पाएंगी। शाजिया, वैसे तो आप भी नहीं बोल पाएंगी। एक मिनट, आप भी सत्ता की दौड़ में आ गई हैं। आपने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिस पार्टी से आपकी पहचान बनी, उसे छोड़कर आप बीजेपी में आ चुकी हैं। अब ये कौन क्या बोल सकता है? शाजिया जी, मैं मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। आप इतने दम्भ के साथ बोली कैसे रही है, मुझे तो इस बात पर भी आश्चर्य हो रहा है। आप अन्ना के प्लेटफॉर्म को, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्लेटफॉर्म को आप लोगों ने जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया, और आज आप लोगों रागिनी जी, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज समझिए मेरी बात, और भी मेहमानों को बोलने दीजिए। एक मिनट, साजिया अपनी बात रखिए। आप बोलने का मुझे मौका नहीं, ठीक है, मैंने रागिनी को बोला है, उनकी बारी आएगी तब वो कहेंगे। आप बोलिए। बोलने का मौका मिलेगा मुझे जब कोई और चीख नहीं रहा होगा। साजिया, आप राजनीति में हैं, यहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं, आप जनसभा में भी जाती होंगी, नाराज मत होइए, अपनी बात रखिए। नहीं है तो अब नहीं, पर कैसे बात होगी? 2 लोग अगर एक साथ बात कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात रखिए ना। मैंने ठीक है, रागिनी आपको सुन रही है, आप इसी बीच में जो मिली, आप 2 मिनट से तो यही बोल रही है कि मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, जा रहा है, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए, फिर से आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, रागिनी ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी ना, प्लीज मेरी बात समझिए। आप मुझे ही क्यों कह रहे हैं अखिलेश? आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं उन्हें डिस्टर्ब आपकी बारी आएगी तो अपनी बात बोली है, पर आप 2 मिनट से एक ही बात बोली जा रही है। मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुद्दों से हम भटक जाएंगे। साजिया जी, देखिए, ये बात कही गई, बहुत ही मुझे आश्चर्य हुआ, और शायद मैं पहले दिन से, अप्रैल में जब पहला आंदोलन था तब से वहां हिस्सा रही हूँ। मैं बाद में नहीं आई जब आम आदमी पार्टी बनी। तो जो प्रवक्ता बन रहे हैं यहाँ पर आकर कि वो आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने भी किसी से बातें सुनी होगी या रिसर्च किया होगा। हम लोग थे फील्ड पर रोजाना, पूरी दुनिया ने हम लोगों को देखा है। अच्छा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है बहुत ही अफसोस होता है मुझे कि आम आदमी पार्टी के जिस भी नेता ने ये बात कही है, चलिए उन्होंने कटाक्ष लगाए हैं, कुछ लांछन लगाए हैं किरण बेदी पर, लेकिन ऐसे में उन्होंने अपने ही नेता के खिलाफ लांछन लगा दिए हैं।
उन्होंने वो काम कर दिया है आम आदमी पार्टी के लिए जो कोई विपक्ष नहीं कर सकता था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर ही इतना उनको संदेह के घेरे में डाल दिया है। उन्होंने पूरे के पूरे अन्ना हजारे को संदेह के घेरे में डाल दिया है। उन्होंने पूरे के पूरे देश और उसकी मान्यता और आंदोलनकारी के जज्बे को संदेह में डाल दिया है। ये तो इस बात का जवाब मुझे लगता है बहुत बड़ा सेल्फ बोल रहा है। आप हर जगह एक्सप्लेन करें। ठीक है आप कह रही हैं कि आप हर जगह थी। जरा मुझे ये बताइए, एक मिनट, मेरा सवाल आप खुद सोचिए। ठीक है सवाल तो सुन लीजिए। अरे आप एक तरफा ऐसे बोलती रहेंगी तो फिर सवाल नहीं हो पाएगा ना। इसका हिस्सा क्यों थी? इल्मी सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल मेरा ये है कि अगर कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि जब नितिन गडकरी के घर भी जाने की बात थी तो किरण बेदी ने उस वक्त मना कर दिया था, वो नहीं गई थी, क्या उस वक्त किरण बेदी ने कहा था? जरा आप ही बता दीजिए हमें। तो जी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, ये कुमार विश्वास जो कुछ भी कहेंगे मुझे, मैं 1000 बातें कह दूं कि शायद कुमार विश्वास ने कहा था कि नितिन गडकरी जी के घर जाओ और किरण बेदी जी ने मना किया था। तो और मैं कह दूं कि कुमार विश्वास कह रहे थे खंडूरी जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्या बीजेपी के संपर्क में थी कि नहीं, ये बताइए साजिया। वहाँ चलिए, वहाँ किरण बेदी ने मना कर दिया था। ये बताइए, मैं बोलूं वो जवाब दे मैं बोलूं उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क तो पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है कि नहीं आप भी एक राष्ट्रीय चैनल की प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ आई हैं। मैं आपसे बता रही हूँ, मैं कह दूं अभी कि कुमार विश्वास कह रहे थे कि मैं मोदी का दोस्त हूँ। अगर कुमार विश्वास और अब आशीष खेतान या आतिशी कह दें कि हम लोग तो घसीट के ले जा रहे थे और मुझे लगा मेरी आंखों के सामने ये हुआ और मैं भी झूठ बोल दूं कि आतिशी घसीट के ले जा रही थी कि मोदी। जरा मुझे ये बताइए साजिया, और किरण बेदी ने मना कर दिया। साजिया ये बताइए, क्या किरण बेदी बीजेपी के संपर्क में? क्या बात हुई? मतलब कोई इस पूरे आंदोलन के दौरान क्या किरण बेदी बीजेपी के संपर्क में थी? आपकी जानकारी क्या बताती है, क्योंकि आप तो हर बैठक में रहती थी। आप कोई भी, मुझे लगता नहीं इतना ही। मैं क्या अरविंद केजरीवाल संपर्क में थे? पहले वो जवाब दे तब मैं जवाब दूंगी। आतिशी, मतलब आप सवाल पूछेंगे कुछ भी हम जवाब देते रहे। क्या आप चोर हैं? जवाब दीजिए। क्या आप डकैत हैं? जवाब दीजिए। क्या बलात्कारी हैं? जवाब दीजिए। क्या मर्डरर हैं? आप सवाल पूछते रहिए, हम जवाब देते रहे। सही तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रही हैं। सवाल को जवाब देने का ठेका नहीं लेना चाहती हूँ। क्या सवाल पूछते रहेंगे? देखिए, लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। सवाल में कुछ तर्क होना चाहिए, यहाँ पे उसका प्रूफ होना चाहिए। बताइए कोई सवाल है? मैं कहती थी कि आतिशी जो है मोदी जी की एजेंट नहीं है, मोदी जी की मोल है। जो सवाल सुन लीजिए शाजिया, सुनिए, अब आतिशी आपको जवाब दे रही है। मैं क्यों जवाब देने के लिए बैठूं? आप सुनिए, 1 मिनट, जवाब तो देना पड़ेगा, लोकतंत्र है, जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल पूछे जाएंगे। 1 मिनट जो दिखी नहीं एक बार भी, वो जवाब दे रही है। अखिलेश जी आप देख लीजिए कि शाजिया जी ने भाजपा की तरफ से एक भी जवाब नहीं दिया है, और जो प्रश्न हम किरण बेदी जी से पूछ रहे हैं वो शाजिया जी पर भी लागू है। शाजिया बिल्कुल आंदोलन के दौरान की तरफ बता दीजिए, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप बोलती हैं तो दूसरे लोग बोलते हैं तो आप नाराज हो जाती हैं? शाजिया जी, जब आप बोलती हैं और दूसरे लोग नाराज हो जाती हैं। एक मिनट साजिया जी, मैं कह रही थी मुझे बोलने का मौका दो, अब मैं सुनने को तैयार हूँ। अब आप सुनिए आतिशी को सुनिए, आपने कई चीजें कही, उनका जवाब देना चाह रही हैं आतिशी। जी सुनाइए बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जो सवाल किरण जी पर लागू है वही शाजिया पर भी लागू है। आप करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, तो शाजिया जी बता दीजिए कि येडियुरप्पा पे आपकी क्या राय है? संतोष हेगड़े जी जो अन्ना आंदोलन में आपके ही साथ थे, उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे करके येडियुरप्पा को जेल भेजा था। उस पर आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है विठल गडालिया के बारे में? आपकी क्या राय है सतीश उपाध्याय के बारे में? आपकी क्या राय है दिनू सोलंकी के बारे में? भाजपा आज भी आपके पास लगता है जवाब नहीं है शायद। दूसरी बात, जो सवाल पूछे गए अगर उसका जवाब आपके पास है तो जवाब दीजिए। आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने गैस प्राइसिंग पे सवाल उठाए। ठीक है, मैं राकेश सिन्हा को बुलाता हूँ बहस में, मैं आऊंगा आपके पास। चलिए हम मैं से बाहर निकलते हैं। एक मिनट राकेश सिन्हा जी मेरे साथ हैं, संघ के विचारक हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी, जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस तब भी कहती थी कि आरएसएस हवा दे रहा है इस पूरे आंदोलन को, तब तो क्या अब इसे सही मान लिया जाए इस तरह के जब खुलासे सामने आ रहे हैं? कांग्रेस विरोधी माहौल तैयार करने के लिए सब कुछ किया गया था क्या? एक बात समझ लीजिए राकेश जी, कि देखिए आरएसएस उन सभी आंदोलनों का समर्थन करता है
जिन आंदोलनों का संबंध राष्ट्र के निर्माण से है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, आरएसएस ने सपोर्ट किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स से खिलाफ आए, संघ ने सपोर्ट किया। और अन्ना हजारे के आंदोलन को संघ सपोर्ट कर रहा था। इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ राकेश जी और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ यदि आंदोलन होता है और आरएसएस सपोर्ट करता है तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन आप देखिए ना, उस आंदोलन से जुड़े लोग आज कहां चले गए? राकेश सिन्हा जी, आप तो राजनीति शास्त्र के छात्र भी हैं, आप समझते हैं राजनीति को बेहतर तरीके से। तमाम लोग एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़े थे, लेकिन आप देखिए तो अलग अलग पार्टियों में सत्ता के संघर्ष में है वो। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब राजनीति आती है तो लोग संकीर्णता की ओर बढ़ते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल भारत नीति प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में आए थे, मैंने कार्यक्रम आयोजित किया था। ठीक है। और अरविंद केजरीवाल ने उसमें भाषण देते हुए मुझसे अनुरोध किया था कि विद्यार्थी परिषद और आरएसएस का यदि उनको सपोर्ट मिले तो एक व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को स्वयं संघ से परहेज नहीं था। आज संघ की आलोचना यदि कर रहे हैं तो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो रागिनी जो बात कह रही है उसको दम मिलता है। अरविंद केजरीवाल स्वयं संघ का समर्थन लेना चाह रहे थे। बिल्कुल रागिनी, तब तो जो बात आप लोग कहा करती थी, उस वक्त कांग्रेस कहा करती थी कि सब कुछ हो रहा है, संघ से जुड़े लोग कर रहे हैं, तब तो बात सच मानी जाएगी। राकेश जी भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी कभी संघ से परहेज नहीं रहा। मैं अपनी बात एक मिनट रख लूं। जो बात बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर कही जाती थी कि आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है, अब तो मुझे लगता है कि पूरा दाव ही उलट पड़ता जा रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे के प्लेटफॉर्म को कुछ लोगों ने और कुछ एक पार्टी ने और एक खास विचारधारा ने उसका बहुत अच्छे से दुरुपयोग किया, उसका राजनीतिक दोहन किया, लोगों की भावनाओं को बरगलाया, उसको हिंसक स्वरूप भी दिया और उसके बाद आज अपना जो अंतिम लक्ष्य था वो साधते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए जो दो प्रमुख चेहरे थे वो आज दो प्रमुख पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिख रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं होता? राकेश सिन्हा जी की बात है तो संघ की भ्रष्टाचार का प्रयास कांग्रेस को बचाने। राकेश जी, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी, आप मेरी बात सुन ले, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आरएसएस की बहुत पुरानी पृष्ठभूमि रही है कि वो जन आंदोलनों में लोगों को बरगलाकर एंटी एस्टैब्लिशमेंट का माहौल बनाती है, उसका राजनीतिक दोहन करती है और सत्ता की तरफ संघ को और भारतीय जनता पार्टी को धकेलती है। आपने जिन जिन आंदोलनों का नाम लिया उसमें आप उन्हें यही काम करके दिया है। एक बात को आप सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। एक आखिरी बात बिल्कुल जल्दी से बोलूंगी। असली में चाहे वीके सिंह हो, चाहे शाजिया इल्मी हो, चाहे किरण बेदी हो, और अब तो हम सुन रहे हैं कि श्री रविशंकर और रामदेव जी को भी पद्मा अवार्ड मिलने वाले हैं। असली में घर वापसी लोगों की हो गई है और कोई बड़ी बात नहीं। केजरीवाल भी उधर ही जाते हुए दिखे। आपकी बात होगी। साजिया इल्मी जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन चूंकि रागिनी ने यहाँ पर जनरल वीके सिंह का जिक्र कर दिया, मुझे एक बात ध्यान में आ रही है। एक ट्वीट आपने किया था, सुन लीजिए साजिया, रागिनी जी जो अभी कह रही है, साजिया बिल्कुल रागिनी जी आप सुन लीजिए मैडम, अखिलेश जी मेरी बात सुन लीजिए, वो मैं बात जवाब दूंगी, आप जवाब दीजिएगा, मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ उसमें, बस मेरा सवाल सुन लीजिए। इतनी बातें भी कही जा रही हैं। शाजिया इल्मी जी थोड़ा धैर्य रखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक ट्वीट किया था उस दौरान जब आप आम आदमी पार्टी में थी, गाजियाबाद से आप चुनाव लड़ रही थी, आपने मोदी साहब के लिए कहा था, निशाना साधते हुए कहा था, जनरल वीके सिंह से आपने सवाल पूछा था कि जनरल वीके सिंह पहले ये तो बताएं कि जिसका मुखिया अपनी पत्नी को छोड़ देता है उस पर कैसे भरोसा करें। अब सवाल यह है कि उस तरह की राजनीति करके आप बीजेपी में आ गई हैं, फिर आप पर कोई भरोसा कैसे करें? आपने अखिलेश जी मैंने पूरा 20 बार मैंने 1000 इंटरव्यूज दिए हैं। अब आप आंदोलन की बात कर रहे थे, मैं आंदोलन की बात करती हूँ। अन्ना हजारे आंदोलन जब हुआ था तो यूपीए की सरकार थी, हम लोग ने आप ट्वीट्स उठा रहे हैं, आप देखिए कांग्रेस के खिलाफ कितने ट्वीट्स हैं, आप ये भी प्रमाण निकालिए। मैंने टीवी चैनल्स में कहा था कि इसमें आरएसएस का साथ है, तो हमने शकील अहमद जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे और ये एनडीटीवी में आया था, शकील अहमद से मैंने कहा था उसमें अगर आरएसएस वाले सब्जी खाते हैं या मिठाई खाते हैं तो आप मिठाई खाना छोड़ देंगे, तो उस बात की बहुत चर्चा हुई थी। हमने कहा आरएसएस वाले हो या तबलीगी जमात हो, ये देश के लिए अगर आरएसएस आपको सपोर्ट कर रही थी शाजिया जी, तो भाजपा के भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे कर सकता था? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, देखिए मुझे बोलने दीजिए, मैं जवाब दे रही हूँ उसी बात का। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं बताना कि मैंने मोदी जी का मैं साथ दे रही हूँ, मैं क्यों प्रभावित हूँ, वो मैं डिबेट आपको दे चुकी हूँ, मैंने 1-on-1 इंटरव्यू दिया आपके चैनल को, मैं फिर से दे दूंगी। लेकिन आंदोलन की बात है अगर यहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से आरएसएस प्रायोजित था,
आरएसएस के लोग उसमें थे, बता दीजिए, उसमें दलित लोग थे, शाजिया उसमें मुसलमान थे, क्यों आप उसमें सिख थे, उसमें देशवासी पर आपने खुद सवाल थे, उसमें बहुत से कांग्रेस के लोग भी आना चाहते थे, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी पार्टी के खिलाफ आपने भी अपनी बात बहुत लंबे बहस में अपने हिसाब से करूंगा। रागिनी मुझे करने दीजिए, मुझे अपने हिसाब से करने दीजिए, जो हमारे साथ गेस्ट उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलने दीजिए। देखिए अखिलेश अपनी बात रखिए, खत्म तो कर लो रागिनी जी, आपकी आदत है बीच में बोलने की। व्यक्तिगत मत होइए, आंदोलन सब तरह के लोग थे। अगर अब कहा जा रहा है, अगर अब कहा जा रहा है अखिलेश, तो सवाल ये है कि अब कहा जा रहा है क्योंकि अब किरण बेदी सीएम उम्मीदवार है। ठीक है, हाँ यही सवाल है आतिशी, बिल्कुल आतिशी ये सवाल है। आम आदमी पार्टी बनने से पहले आपकी बात हो गई। आतिशी कहीं आप लोगों में घबराहट तो नहीं है किरण बेदी को लेकर? बीजेपी की यानी कि आतिशी किरण बेदी को लेकर कोई घबराहट तो नहीं है, इसलिए आपने ये टाइमिंग चुनी है? इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं। नहीं मेरा एक और सवाल है। नहीं आऊंगा आपके सवाल पे, आऊंगा साजिया, पहले जवाब दीजिए। सवाल जानते थे, हमने अगर भी किरण जी से यही सवाल पूछा था और आज भी सवाल है, इसका जवाब मुझे मिल जाए और इसका जवाब। ठीक है साजिया, हो गई ना आपकी बात, हो गई, सुन तो लीजिए आतिशी को। अगर अरविंद, अब आप लगातार बोले जा रही है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं अगले सेगमेंट की शुरुआत इसी से करूंगा। कहीं ना कहीं क्या आम आदमी पार्टी में किसी तरह की कोई घबराहट है? क्यों किरण बेदी को अब जाकर यह कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की एजेंट है? सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने क्यों कहा किरण बेदी को कि वो बीजेपी की एजेंट थी। आतिशी, अब इसी से जुड़ा दूसरा एक सवाल है, आखिर आप लोगों को अब इन बातों का ख्याल क्यों आ रहा है? बेदी अगर बीजेपी की नजदीकी थी, इस बात का अगर अभी आपको एहसास हो रहा है, तो कहीं कोई डर, कोई घबराहट तो नहीं है किरण बेदी जिस तरीके से बीजेपी का चेहरा बन चुकी है दिल्ली में? देखिए अखिलेश जी, जैसा मैं कहती आ रही हूँ, तब भी किरण बेदी जी से एक सवाल था और आज भी किरण बेदी जी से वही सवाल है। तब भी वो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थी और आज भी ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के भ्रष्टाचार को देख नहीं रही है, उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसमें येडियुरप्पा है, इनके खिलाफ संतोष हेगड़े ने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। ये वही बीजेपी है जहाँ पे नितिन गडकरी है, जिन्होंने अपने ड्राइवर को कंपनी का डायरेक्टर बनाया हुआ है। ये वही बीजेपी है, चलिए हो गई आपकी बात। अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की साठगांठ है। जो सवाल अब मैं रागिनी के पास आना चाहूंगा, कांग्रेस की नेता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एक मिनट, ठीक है रागिनी, घबराहट आपके खेमे में भी है। अगर आज आपका घोषणा पत्र जारी होता है और उसमें तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसकी छाप साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही एजेंडा सेट कर रहे हैं दिल्ली में इस बार। अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए मुद्दे, जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। आप बिजली देंगी 200 यूनिट तक, ₹1.5 तक आपने कीमत की बात कही, आपने सीवर कनेक्शन फ्री करने की बात कही। पहले ये चीजें क्यों नहीं होती थी आपके घोषणा पत्र में? मुझे तो आपका सवाल ही समझ में नहीं आया। जो मुद्दे हमने उठाए हैं, बोलने दीजिए कि पिछले 15 साल में, सॉरी बोलने दीजिए इनको। हाँ, जो मुद्दे हमने उठाए हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब मैं आपको बिजली की आपने बात कही कि हमने क्यों कहा कि ₹1.5 प्रति यूनिट देंगे। हर समय की एक अलग जरूरत होती है। जब 1998 में हमको भारतीय जनता पार्टी से शासन मिला था दिल्ली में, तब 12 से 16 घंटे दिल्ली में बिजली जाती थी। उस समय जरूरत थी बिजली आपूर्ति की। ट्रांसफार्मर 2200 ट्रांसफार्मर हर साल फूकते थे, हम उसको 16 तक लेकर आए। आज जब हमने दिल्ली में 15 साल में बिजली की ये व्यवस्था बनाई कि 23 से 24 घंटे बिजली दिल्ली के हर कोने में मिलती है, तब उसके बढ़ते हुए दामों को रोकने की चुनौती हमारे सामने है। तो वो मुद्दा हमने सामने रखा। सीवर लाइन हमने मुफ्त करने की बात नहीं कही, हमने कहा कि हम उसके दर को आधा कर देंगे। पानी के हम पुराने जो बिल थे, पुराना जो पेंडिंग मामला है, उसको हम माफ कर देंगे। ये सारे मुद्दे हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने इस चुनाव के दूसरे तीसरे दिन में ही जाते ही मैनिफेस्टो आगे किया। भारतीय जनता पार्टी में याद दिला दूं एक छोटी सी बात, लोकसभा के चुनाव में पहले फेज का जिस दिन चुनाव था उससे एक दिन पहले मैनिफेस्टो आया था। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार कहा था कि 70 विधानसभाओं के 70 मैनिफेस्टो निकालेंगे। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज पॉलिटिक्स कहाँ चला गया आपका? आप जन डायलॉग तो करते हैं, लेकिन आपने मैनिफेस्टो सार्वजनिक नहीं किया हुआ। आतिशी, एक मिनट, बारी बारी से आतिशी आता हूँ मैं आपके पास। बिल्कुल छोटे में रखिए अपनी बात, 20 सेकंड में। एक चीज जो रागिनी जी को माननी
एक चीज रागिनी जी को माननी पड़ेगी कि कांग्रेस ने आखिरकार आज मान लिया है कि पिछले 15 साल में जो बिजली के दाम बढ़ रहे थे, जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बिजली के दाम बढ़ने नहीं आधे होने चाहिए थे, जिसके लिए शीला दीक्षित ने ब्रजेंद्र सिंह को डीईआरसी के रूप में हटा दिया था, आज कांग्रेस मान रही है 15 साल में बिजली के बिलों में लूट मचाई। लूट की बात किसी ने नहीं मांगी, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की उसके प्रति लोगों की संवेदना है, तो हमने उस मुद्दे को स्वीकारा है और हम उसकी निजात लेकर आएंगे। लेकिन आपकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे कि केवल इतने सब्सिडी, पहले कहा कि डिस्कॉम्स को के घोटाले रोके जाएंगे और फिर उसको सब्सिडी देकर आपने आगे कर दिया। आपकी बात हो गई। शाजिया, मेरा यही सवाल आपसे भी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी में भी तमाम चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। शीला दीक्षित के खिलाफ 300 फाइलें आपके पास है, क्या हुआ उसका? ये आरोप मत लगाइए आप झूठे। अरे रुक जाइए, बारी बारी से अपनी बात रखिए। शाजिया इल्मी जी से मेरा सवाल है। शाजिया, आपने तो क्यों? अरे आतिशी रुक जाइए, मैम प्लीज, शीला दीक्षित मैम प्लीज रुक जाइए और भी मेहमानों को शामिल करने दीजिए बहस में। हमने तो सारे महानगरों में आज भी दिल्ली का सबसे कम बिजली का बिल आता है लोगों के घर में। अब मैं तमाम देश को कह रहा हूँ, बहुत ही अदब के साथ कह रहा हूँ कि अगर अपनी बारी में आप नहीं बात रखेंगे तो ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, चाहे जो भी आप में से बोले। शाजिया, मेरा सीधा सवाल अब आपसे है, यही चीज आपके खेमे में भी देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल की छाप वहां भी नजर आ रही है। जिस अंदाज में अब किरण बेदी रिक्शे पर निकल रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं, सीधे समाधान की बात कर रही हैं, गवर्नेंस का जो मॉडल वो रख रही हैं दिल्ली में, वो गवर्नेंस का मॉडल मोदी का तो कम से कम नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं, किस आधार पर कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी का? अब तक तो आप लोग सीधे समाधान की बात नहीं करते। डेवलपमेंट की बात पहली बार इस बड़े पैमाने पर हुई है, वो वहीं से आई है और हर राज्य में उसकी छाप देखने को मिल रही है। मिस गवर्नेंस का मॉडल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कांग्रेस की तरफ देखिए, गवर्नेंस से भागने का मॉडल अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी तरफ देखें। अगर गवर्नेंस का मॉडल देखना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है रास्ता, और वो एक सिर्फ मंजिल है, और वह नरेंद्र मोदी 15 लाख। और वही देख रहे हैं, सुशासन की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की बात हो, वो सिर्फ किरण बेदी जी में वो क्वालिटीज हैं। इसीलिए सकपकाकर एकदम से आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को याद आया कि किरण बेदी जी तब भी बीजेपी की वो सुनिए कि वो एजेंट थी। अगर वो एजेंट थी तो उनको सीएम पद के लिए क्यों न्योता मिला था? और क्यों चुपचाप थे? किरण बेदी को अपनी बहन मानते थे, उनसे मिले हुए थे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती हो गई है उनसे और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रख नहीं होगा आपके पास। राकेश सिन्हा जी से मेरा सवाल है। राकेश सिन्हा जी, जरा मुझे ये बताइए, ऐसा क्यों हुआ दिल्ली में? पूरे देश की राजनीति की अगर मैं बात करूं, हाल के दिनों में जो विधानसभा के तमाम चुनाव हुए, ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी वहां पर एजेंडा सेट कर रहे हैं, मोदी के इर्द गिर्द चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली आते स्थिति बदल गई, यहां पर हर चीज लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये 360 डिग्री का टर्न आखिर क्यों आता है दिल्ली में? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, ये आम आदमी पार्टी अपरिपक्व और महत्वाकांक्षी लोगों का एक जमात बन गया है। इसमें कौन कब आता है, कौन कब जाता है, ये किसी को नहीं मालूम। अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी में एक बुनियादी अंतर है। अन्ना आंदोलन कुछ आदर्श को लेकर था, लेकिन जिस आदर्श को लेकर था उसी अन्ना हजारे को पीठ में छुरा किसने मारा? अपने शो पर एक भाजपा के केजरीवाल ने अपनी महत्वाकांक्षा के सामने संघ के विचारक को बिठाते हैं। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, देखिए आप मुझे बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगा प्लीज। तो सवाल पूछना आतिशी जी, आप तो एंकर को बिठा देती है अपने, आप अपनी बात कीजिए। आप तो एंकर को बिठा देती हैं, जैसे आपने 2-3 यदि मैं बोलूं या आतिशी जी बोलेंगे। आप देखिए, ये आप तो एंकर को बिठा देती हैं आतिशी जी। अखिलेश नहीं है आपका एंकर, लेकिन आप तो अपने एंकर को बिठा देती हैं। कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी महत्वाकांक्षा के सामने एक बुजुर्ग नेता अन्ना हजारे, जिसकी देश भर में लोकप्रियता थी, विश्वसनीयता थी, उनके पीठ में छुरा भोंका। अन्ना हजारे इतने असंतोष के साथ, इतने असंतुष्टि के साथ गए। पूछिए आम आदमी की प्रवक्ता से, अन्ना हजारे ने कौन सा जुल्म किया था, कौन सा? ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह है राकेश जी, लेकिन मेरा दूसरा सवाल था। राकेश जी, मेरा सवाल दूसरा था। आता हूँ आप लोगों के पास। आतिशी, एक मिनट, राकेश जी से मेरा सवाल है। मैडम सुन लीजिए प्लीज, ऐसे बहस नहीं हो पाती है। आम आदमी पार्टी को अपने एंकर्स को बिठा देती हैं, इनके तो फेवरेट एंकर्स हैं। एक मिनट सुन लीजिए, इनको भी बुला देते हैं और अपनी बात भी रखते हैं और एक ही बात करते हैं। आजकल तो ये देख रहे हैं मीडिया का इतना जोर। एक ही विचारधारा के दो प्रवक्ता। हम अखिलेश जी आपको नहीं कह रहे हैं, अखिलेश जी आपको नहीं कह रहे हैं हम। एक मिनट, आपकी तरफ इशारा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आप मुझे कह भी दें तो फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है जनता के, आतिशी जानते हैं हम किस पर इशारा कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को उठाना, हम उठाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता है हमारे ऊपर कौन आरोप लगाए। राकेश सिन्हा जी,
लगाइए शाजिया जी। राकेश सिन्हा जी से मेरा सवाल है, बिना सबूत एक के मिनट सुन आरोप मत लीजिए। लगाइए। राकेश जी मुझे एक बात बताएं जरा, मेरा सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप भी तो वही करती है आतिशी जी, आप भी तो वही करती है, बिना सबूतों के मेरा अनुरोध है कि इल्जाम लगाने की तो आपको महारत है आपकी टीम की। सवाल पूछ रहा हूं तो ऑडियो डाउन करें, बाकी करनी तो ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। जी राकेश सिन्हा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल के आसपास चीजें घूमती हुई आ गई, बीजेपी को भी मजबूर होना पड़ा, आखिरकार किरण बेदी को चेहरा बनाना पड़ा उस दिल्ली में जहां पे आरएसएस का भी बढ़िया काम है, बीजेपी के कई कद्दावर चेहरे हैं, कई नेता हैं, उन तमाम नेताओं को पीछे धकेला गया, नेपथ्य में भेजा गया और किरण बेदी को सामने रखना पड़ा, क्यों आखिर? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साजिया इल्मी देंगे, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि संघ के वैचारिक प्रभाव में अरविंद केजरीवाल भी थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल का इतना है कि स्वार्थ की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति ने चुनावी गणित में संघ से दूर कर दिया। वे स्वयं संघ का समर्थन मांगने आए थे और आज आम आदमी पार्टी में जोगेंद्र यादव का एक अलग गुट है। जोगेंद्र यादव अपने शिष्यों के साथ वहाँ एक अलग गुट बनाकर बैठे हुए हैं और आम आदमी की प्रवक्ता उसी जोगेंद्र यादव के शिष्य हैं। और कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी कई गुटों में बटी हुई है और महत्वाकांक्षा की राजनीति। कुमार विश्वास पर भी आरोप लगता रहा है कि प्रो मोदी हैं, वो मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं कई बार कुमार विश्वास। आतिशी, सबसे पहले अखिलेश, मैं बिल्कुल इससे अपनी ऑन एयर ये शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ कि आप एक ही विचारधारा के दो प्रवक्ता के लेके आए हैं। कोई बात नहीं, शिकायत दर्ज करें, वो राकेश जी को बिठाया हुआ है और आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी, तो आरएसएस की दूसरी प्रवक्ता शाजिया इल्मी को आपने वहाँ पे बिठाया हुआ है। तो आप कृपया अपने शो में राकेश सिन्हा जी तो केजरीवाल को जवाब नहीं दे पा रही है तो आप ये रोने लगी। अब्दुल्ला दीवानी की तरह बात कर रही हैं आप अन्ना हजारे आंदोलन की, जिससे आपसे लेना देना ही नहीं है, तो आप घबरा गई। आपने क्या आपकी संघ की बात ले आई जो आपको समझ नहीं आता, तो आप संघ की बात करने लगती हैं। आपसे रोजाना के सवाल पूछे जाते हैं, आप सवाल पूछती हैं, उसके जवाब दिए जाते हैं। दूसरों को तो बोलने का मौका सवाल दीजिए, पूछती हैं ये क्योंकि कोई आपको भाषण का मालूम है मंच कि नहीं जवाब है। का सवाल आप जवाब नहीं दे सकते। बड़ा मुश्किल है, देखिए आप लोगों को संभालना, समझ में नहीं आ रहा चाहती क्या है, भारी आप भारी बदलती रहती है अपने सवाल क्योंकि आप परेशान हो जाती हैं जवाबों से। शाजिया जी एक मिनट, और आप खुद तो एंकर जी को बढ़ा देती हैं, आपकी एंकर जी होते हैं दो चार लोग, उनमें से किसी को लोकसभा टिकट भी मिल जाता है, उन्हीं कुछ एंकर्स को कभी कभी लोकसभा टिकट भी किसी जमाने में आप भी पत्रकार रही हैं, आप भी न्यूज चैनल में एंकर रही हैं, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में भी पहुंची या बीजेपी में भी, लेकिन इस तरफ हम ना जाए तो बेहतर है। इस्तेमाल करके ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने नौकरी छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया, मैंने भेजा इस्तेमाल नहीं किया किसी चैनल का, और ये भी जनता देख रही है, मैंने प्रभाव जनता के मानस पटल पर पड़ेगा चैनल कि का आप किस तरीके से हमेशा नहीं मांगा। मैं आंदोलन में आई, राजनीति करते सबके अगेंस्ट नौकरी और शाजिया जी वाद विवाद की मर्यादा होती है कि आप उसे व्यक्तिगत न बनाएं, क्योंकि आज 2 दिन बाद 2 हफ्ते बाद नौकरी छोड़ी और लोकसभा मिलकर टिकट मिल गया। कम से कम मैंने ये नहीं किया है और किसी ने नहीं किया होगा। ये जो पूरी की पूरी सिस्टम शुरू हुआ है ये आम आदमी पार्टी से ही शुरू हुआ है। ठीक है शाजिया, आपकी बात और मैं बहुत जानती हूँ अच्छी तरह से एंकरिंग क्या होती है। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिस भी पेशे में इंसान रहे उसको ईमानदारी से निभाए, इसी की जरूरत होती है। मैं जानती हूँ, सब दुनिया जानती है कि मैं एंकर रही हूँ, चाहे नेता रहे, दुनिया जानती है, बिल्कुल दुनिया जानती है मैं एंकर रही हूँ, दुनिया जानती है। बात हो गई ना, मुझे खड़ा हुआ देखा आज आप मुद्दों की बजाय चर्चाओं में ज्यादा ध्यान दे रही हैं। नहीं अभी भाजपा की शायद, देखिए मैं समझती हूँ कि सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं। अरे आपके मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दों पर भी सवाल जवाब देने को तैयार है। मैंने जवाब दिया, किरण बेदी आपने कहा था ना, आपने कहा कुमार विश्वास जो हैं उन्होंने सवाल पूछे, तो मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ। आपकी बात हो गई, अगर वाकई में लगता है और 1 मिनट को मान भी लिया जाए, किरण बेदी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, उन्होंने क्यों सीएम कैंडिडेट के तौर पर किरण बेदी जी को न्योता दिया, जवाब दे दें बस। 1 मिनट सुन तो लीजिए। देखिए मुद्दा तो ये है ना, इस मुद्दे का जवाब दीजिए भाई। किरण बेदी जी से कहा जा रहा है, किरण बेदी जी से कहा जा रहा है कि आप डिबेट करिए, मुद्दों पर बात करिए, वो डिबेट से भाग रही हैं। अभी नई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी शाजिया इल्मी अलग से लोकतांत्रिक भावना का हनन करते हुए दिक्कत यही हो रही है। मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी
अभी कोई भी तर्क संगत व्यक्ति होगा तो वो इस बात को बखूबी समझ जाएगा अखिलेश, अगर आरएसएस इंडिया अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट कर रही थी, डाउन कर दिया जाए ताकि मैं कुछ और मेहमानों से बात कर सकूं। हाँ, अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का असल में सपोर्ट, सहयोग, उनकी पूरी भूमिका बनाने का काम आरएसएस कर रही थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा कर ही कैसे सकती थी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आप तब भी चर्चा कर रहे थे उस जमाने में भी, और इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट लें तो उस समय जब ये आरोप लगाया जाता था तो आरएसएस कतरा जाती थी। वो कहते थे कि भाई ये तो सभी का मंच है, कोई भी आ सकता है। और आज ये पता चल रहा है कि आरएसएस के प्रवक्ता यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि हम ही ने इसकी नींव रखी, हम ही ने इसे संजोया। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये कांग्रेस के खिलाफ जनता को बहकाने का आंदोलन था और यही इन्होंने किया। और अपनी बी टीम आम आदमी पार्टी से अब धीरे धीरे घर वापसी करते हुए सभी लोगों को लेके जा रहे हैं। आतिशी से मेरा सवाल है, आतिशी आपने सुना, राकेश सिन्हा जी को भी आपने सुना, उनका यह कहना है कि तो अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित थे। कुल मिलाकर आप सभी लोग एक ही थे और अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक अलग अलग राजनीतिक दलों का आपने दामन थाम लिया। सहूलियत और महत्वाकांक्षा दोनों। एक मिनट आतिशी, देखिए अखिलेश जी, हम इस पे सबूत क्या है इसको देखते हैं। हम राकेश जी की बात पर नहीं जाने वाले, उनके हिसाब से तो सभी आरएसएस में थे और सबको आरएसएस में होना चाहिए। क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई और क्या बीजेपी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संतोष हेगड़े ने येडियुरप्पा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने नितिन गडकरी का खुलासा नहीं किया? क्या हमने नितिन गडकरी के खिलाफ केस नहीं किया? क्या उन्हीं के महाराष्ट्र के छगन भुजबल का खुलासा नहीं किया? आतिशी, वो तमाम मुद्दे कहां चले गए? बड़ा सवाल तो यही है ना कि आपको सुनाई नहीं पड़ता है। सवाल उठाते आ रहे हैं। आपको दिल्ली की चिंता है, दिल्ली में सरकार बनाने की चिंता है, ऐसा नजर आता है। और दिल्ली में जब सरकार बनाने का मौका मिला, जब आप लोगों को अपने काम से प्रभावित कर सकती थी, तब बनारस की चिंता हो गई थी आप लोगों को। एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा आतिशी, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा। राकेश जी के पास भी मैं जाऊंगा। सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस के संपर्क में अगर अन्ना आंदोलन के वक्त कुछ बड़े नेता थे तो बात समझी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस उस वक्त सरकार में थी, सरकार से बातचीत होती है। लेकिन बीजेपी के संपर्क में रहने का क्या मतलब है? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्यों कहा किरण बेदी बीजेपी की एजेंट थी। तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब एक मैं आपसे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राकेश सिन्हा जी कमेंट चाहूंगा। क्यों आखिर दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, कोई किसी की पार्टी में आ रहा है, जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई वाकई विचारधारा की लड़ाई बची है? देखिए, ये एक स्थानीय राजनीति है और जहां तक मैं मानता हूं, देखिए मैं आम आदमी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छे मुद्दे नहीं उठाए हैं। और ये स्वस्थ राजनीति में कोई पार्टी, हर पार्टी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन तू मैं उसका समाधान नहीं है जी। जो बात आपने कही वह स्वस्थ राजनीति का प्रमाण नहीं है कि लोग यहाँ से वहाँ आते जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, जिसमें किरण बेदी का नाम है, किरण बेदी वैचारिक रूप से संघ विचार से पहले से साथ रही हैं। और मैं मानता हूँ तो राकेश सिन्हा जी को राजनीतिक विश्लेषक न कहा जाए, वो संघ के विचारक हैं, संघ के प्रवक्ता हैं। और आज शक की सुई दोनों की तरफ है, किरण बेदी भी और केजरीवाल। मत खोइए, आप सकारात्मक राजनीति का ढोल पीटने वाले केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ अपने आप को सभी अच्छाइयों का आधार बनाने वाली किरण बेदी, और दोनों ने एक जन विरोधी सकारात्मक राजनीति का काम किया है। केवल अपने व्यक्तिगत अपना अंतिम लक्ष्य का राजनीति था, उन्होंने केवल इस्तेमाल किया अन्ना के प्लेटफॉर्म का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्लेटफॉर्म का। राकेश सिन्हा जी, आपकी बात हो गई सर, माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं मैं आपको। राकेश जी, वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास। शाजिया इल्मी से मैं आखिरी कमेंट चाह रहा हूं। शाजिया इल्मी, 20 सेकंड में कुछ कहना चाह रही हूं तो आप बोल दें। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहती हूँ इस वक्त, जो सिर्फ आपके चैनल पर होगी। हरीश खुराना जी ने अभी भी मुझे दिया है, यह है इलेक्शन कमीशन का एक और नोटिस। जिस सतीश उपाध्याय जी की बात कर रही थी आतिशी मर्लीना, जो प्रवक्ता नहीं है, जिनका आंदोलन से कुछ ताल्लुक भी नहीं है, जो कह रही थी बड़े इल्जामात है, उनको इलेक्शन नोटिस एक मिल चुका है झूठे इल्जाम लगाने का। एक और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आया है, जो त्रिलोकपुरी में दंगे भड़काने की बात के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया गया था। उसको लेकर बहुत ही सख्त और कड़े रवैये के साथ और बहुत ही कड़े शब्दों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी